सुप्रभात। भारत का संविधान और राज व्यवस्था विषय पर चर्चा हमारी जारी है साथियों। ये लाइव क्लास है, ये संवाद क्लास है, ये स्पेशल क्लास है, ये एडिशनल क्लास है। ये बार बार मैं बोलता हूँ ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि हमको इसमें नया क्या मिलने वाला है। तो अंजू गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, आयुष गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, रतन सिंह जी राजपुरोहित साहब गुड मॉर्निंग, राधे राधे, क्या बात है क्या बात है। सभी को साथियों नमस्कार। अभिषेक जी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। संजय बाबू कह रहे हैं, अमीषा जी पिंक सिटी से राधे राधे, क्या बात है। अमित जी गुड मॉर्निंग। तो सर आपको देखते ही पूरा भारत का संविधान याद आ जाता है, ऐसा एक मित्र ने लिखा और जल्दी से गायब हो गए क्योंकि स्क्रीन में इतने जल्दी जल्दी नाम जा रहे हैं कि नाम रोकना मुश्किल है। मंजू कुमारी जी प्रणाम कह रही है, ओम प्रकाश जी राधे राधे। चलिए साथियों, अब हम लोग बात कर रहे थे भारत की संविधान सभा के बारे में। मुझे लगता है कि कल जो अपनी क्लास हुई साथियों, उसके बाद में आपके मस्तिष्क में किसी और प्रकार का मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर कंफ्यूजन है तो वो जरूर रखिएगा सामने। अगर if you are feeling any type of the confusion related to polity, related to constitution, please ask, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न आ जाएगा स्क्रीन पर, अगर हाथों हाथ जवाब नहीं आया तो नोट कर लेंगे, आपका जवाब जरूर देंगे साथियों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संविधान सभा की आलोचना हम लोगों ने कल प्रारंभ कर ली थी साथियों। एक दो पॉइंट मैं रिपीट कर लेता हूं ताकि आपको एकदम मालूम पड़ सके कि हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे साथियों। एक, संविधान सभा की आलोचना के रूप में हमने ये पढ़ा कि वे ये आरोप लगाते हैं कि संविधान सभा संप्रभु संस्था नहीं थी। आलोचक आरोप लगाते हैं। हमने इसका जवाब दे दिया था साथियों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी ये बात, राइट। दूसरी बात, एक आरोप ये लगाया जाता है कि संविधान एक दल के द्वारा बनाया गया क्योंकि कांग्रेस का उसमें भारी बहुमत था, ऐसा आरोप लगाते हैं। संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, ठीक है साथियों। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी जवाब दे दिया मैंने। आप लोगों को बताया था साथियों कि ऐसे कई सारे मेंबर्स थे, एक सेकंड, ठीक है, ऐसे कई सारे मेंबर्स थे जो ये कह रहे थे कि भाई ये तो एक पार्टी का संविधान है। केवल संविधान सभा की बहस में ये कहा गया, कोई दिक्कत नहीं साथियों। कांग्रेस के 208 जो मेंबर्स थे संविधान सभा में, उनमें से 27-28 मेंबर ऐसे थे जिनका कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं था। इस विषय पर मैंने पहले भी बात की। मैंने कहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वॉज द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, बट उनका कोई संबंध कांग्रेस के साथ नहीं था। उन्होंने तो पूरी किताब लिख डाली कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट यू नो वेरी वेल दैट उनका जो संबंध था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से था। इवन प्रारूप समिति में मोहम्मद सादुल्ला एक मुस्लिम लीग से सदस्य थे और एक के.एम. मुंशी जी जो कांग्रेसी थे बेसिकली। बाकी जो रिमेनिंग जो 5 मेंबर्स है वे कांग्रेस के साथ कभी भी एसोसिएट नहीं रहे, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो 27-28 मेंबर्स ऐसे थे साथियों जिनका कांग्रेस के साथ संबंध नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी टिकट पर इनको मेंबर बनाया। तो इस आलोचना में भी दम नहीं है। ये दोनों बातें हम लोग कल कर चुके हैं। आज साथियों तीसरी बात हम लोग कर रहे हैं, तीसरी आलोचना। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको पूछूं कि संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा, तब क्या आंसर होगा? संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? संविधान सभा हिंदुओं की सभा, हिंदुओं की सभा, ये किसने कहा? क्योंकि हमारा काम है कंफ्यूजन को दूर करना साथियों। यस, हमारा काम है कंफ्यूजन को दूर करना, और इसी प्रकार का एक कंफ्यूजन चलता रहता है। आप चिंता मत कीजिएगा, मुझे सब लोगों के मैसेज आ रहे हैं। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा, इस संदर्भ में भी बड़े कंफ्यूजन हैं। कुछ लोग कहते हैं विंस्टन चर्चिल ने कहा, कुछ लोग किसी और का नाम लेते हैं।
आप क्या कहना चाह रहे हैं? याद रखिएगा साथियों। राकेश गढ़वाल जी का आया जवाब, क्या बात है। विनीता जी का भी जवाब आया, रंजानी जी का भी जवाब आया, एकदम बात सही है साथियों। संविधान सभा को हिंदुओं की सभा सर जॉन साइमन ने कहा था, सर जॉन साइमन ने कहा था, ये ध्यान रखिएगा। जॉन साइमन ने कहा था, एकदम बात सही है। मंजू कुमारी जी, विकास जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विकास सिंह जी एकदम सही जवाब दिया। सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा। लिख लीजिएगा, चर्चिल ने कहीं नहीं कहा। सांवर डूडी जी, चर्चिल ने नहीं कहा, करेक्शन कर दीजिएगा। लिखिए, संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने कहा? सर जॉन साइमन ने कहा। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। जो मेरे मित्र चर्चिल कह रहे हैं वो एकदम गलत है, एकदम गलत है। सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा। इस आलोचना में ज्यादा दम नहीं है साथियों। आलोचना में इसलिए दम नहीं है क्योंकि आज भी भारत में हिंदुओं की संख्या 80% से ज्यादा है। अगर हमारे लोकसभा में अधिकांश सांसद हिंदू है तो क्या हम लोकसभा को हिंदुओं की सभा कह देंगे? ऐसा आलोचना करने के लिए भले कर दीजिए, लेकिन जिनकी जनसंख्या ज्यादा होगी उनका प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस समय भारत की जनसंख्या में उस समय भी हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। इस वजह से ये अधिकांश जो लोग हैं वो हिंदू है, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। पर ये हिंदुओं की सभा कहा किसने था? सर जॉन साइमन ने कहा। यस यस, चर्चिल नहीं होगा। चर्चिल ने साथियों, चर्चिल ने क्या कहा था ये भी लिख दीजिएगा। चौथी आलोचना लिखिए, संविधान सभा एक जाति की संस्था है, एक जाति की संस्था है, एक जाति की संस्था। ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था साथियों। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये तो आलोचना करने वाले लोग थे, इसलिए तो इसी तरह की बात करेंगे। ये तो इंग्लैंड में विपक्ष के नेता थे, चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद एटली की सरकार के द्वारा संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। इनको कैसे पसंद आएगा? इसलिए उन्होंने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है। शुभम, विंस्टन चर्चिल ने कहा था संविधान सभा एक जाति की संस्था है, एक जाति की संस्था। राहुल जी, क्या बात है। राहुल चौधरी जी भी एकदम बात सही कह रहे हैं। इसके अलावा इसी चर्चिल ने 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई और मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए, कंचन जी ने लिख भी दिया, क्या बात है, मजा आ गया। मुस्लिम लीग के जब लोग नहीं आए तो चर्चिल ने यह भी कहा था कि संविधान सभा एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ऐसा जब लिखते हैं तो बड़ा खुशी होती है साथियों। एकदम बात सही है। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की तुलना एक ऐसी बारात, एक ऐसे विवाह से की जिसकी दुल्हन ही क्या है? गायब है। तो लिख दूं साथियों, दोनों बातें आप लिख दीजिएगा, मैं भी लिख देता हूं। संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। यह भी चर्चिल ने कहा था साथियों, जिसकी दुल्हन ही गायब है। इस प्रकार से आप बातों को ध्यान रखिएगा साथियों। बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। शुभम जी, चर्चिल ने क्या कहा था मैंने लिखवा दिया। दोनों बातें आपकी ध्यान रखना है। आयुष, यस, दुल्हन ही गायब है, बिना बहू की बारात सरवण जी लेके आए हैं, ऐसा क्या बात है। संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है और संविधान सभा एक जाति की संस्था है। ये दोनों बातें किसने कही थी? विंस्टन चर्चिल ने कही थी साथियों, संविधान सभा के बारे में। इस प्रकार की बातें ध्यान रखिए, अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो चौथी आलोचना एकदम क्लियर है। आगे हम लोग बढ़े। पांचवी साथियों, भारत का संविधान, तो अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे जब आपको मालूम पड़ेगा कि भारत के संविधान में जिन शब्दों का जो प्रयोग किया गया वो काफी कठिन शब्द है। तो सर आइवर जेनिंग्स भारत के संविधान में प्रयुक्त किए गए शब्दों की
कठिन कठिन जो शब्दावली है उसकी वजह से, कठिन जो शब्दावली है उसकी वजह से सर आइवर जेनिंग्स भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं साथियों। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, तो लिखिएगा, कारण समेत लिखना, ऐसा क्यों कहा, कथन और कारण में भी तो आ सकता है प्रश्न। और आप लोग तो जिस तरह से बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो ऐसे प्रश्न आ ही सकते हैं। तो लिखिएगा, सर आइवर जेनिंग्स ने, कारण समेत लिखना, संविधान की कठिन शब्दावली के कारण, संविधान की कठिन शब्दावली के कारण, संविधान की कठिन शब्दावली के कारण संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा, संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा। ये बातें ध्यान रखना साथियों, ये थोड़ा सा बातें ध्यान रखना, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सोनू सिंह जी कह रहे सर जेनिंग्स का क्या समय था, क्या समय था, ऐसा मतलब वो किस टाइम में इन्होंने बातें कही। भारत के संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया चल रही थी तो सर आइवर जेनिंग्स से मिलने के लिए BN राव गए थे, ऐसा मैंने आपको कहा। सर आइवर जेनिंग्स खुद श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है वहां पर भी आए थे संविधान के लागू होने के बाद, इवन भारत भी आए थे। उसी समय इन्होंने कहा कि भारत के संविधान में इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि ये आम व्यक्ति को समझ में आ ही नहीं सकता है, और आम व्यक्ति को जब समझ में नहीं आएगा तो वो वकील का सहारा लेगा, और वकील का सहारा लेगा तो वकील की तो चांदी ही चांदी है। उनका कहने का उद्देश्य ये था। तो संविधान की जटिल भाषा, संविधान की कठिन भाषा के कारण संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था साथियों। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको मालूम होने चाहिए, कथन और कारण में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पवन कुमार जी एकदम सही बात है, आइवर जेनिंग्स श्रीलंका गए थे, वहां पर उनको बोलने का मौका जब मिला था तब उन्होंने इस प्रकार की बातें कही थी। सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान में जो नीति निदेशक तत्व जो डाले गए उसके बारे में भी कमेंट किया था, लेकिन फिलहाल हम उस कमेंट का यहाँ पर उल्लेख नहीं करेंगे। यहाँ इसलिए उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि जब नीति निदेशक तत्व जब आएगा तब उस विषय पर चर्चा करेंगे। आयुष कह रहे हैं कि क्या ये भी इंग्लैंड के थे। जी हाँ, सर आइवर जेनिंग्स इंग्लैंड के ही थे, और मैंने जो बताया था ग्रैनविल ऑस्टिन, कल जो बताया था ग्रैनविल ऑस्टिन, वो अमेरिका के थे, वो हिस्टोरियन थे, वो अमेरिका के इतिहासकार थे ग्रैनविल ऑस्टिन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के दुनिया भर में जानकार माने जाते हैं सर आइवर जेनिंग्स। जब कभी भी हम संविधान पर बात करते हैं और संविधान क्या है, संविधान कैसा होना चाहिए, एक आदर्श संविधान क्या होता है, तब बात करते तो आइवर जेनिंग्स पर बात किए बिना बात प्रारंभ हो ही नहीं सकती। ऐसा आइवर जेनिंग्स का ज्ञान है संविधानों के बारे में। आइवर कहाँ के थे मैंने बता दिया, ये इंग्लैंड के थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पांचवी आलोचना आपको समझ में आ गई साथियों। छठी और लास्ट आलोचना, बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारतीय जो संविधान है वो उधार का संविधान है, भारतीय संविधान जो है वो उधार का संविधान है, भारतीय संविधान अलग अलग देशों से लिया गया है। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। कथन और कारण वाले प्रश्नों में जब प्रश्न आए तो उसके समाधान में आपको इससे मदद मिलेगी। उधार का संविधान है क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद में 2 मिनट बाद में ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। उधार का संविधान कहा जाता है, कुछ लोग इसे 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि कहते हैं, कॉपी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो अन इंडियन है, अन इंडियन भी कहा जाता है। तो मैं लिख दूं एक आलोचना, उधार का संविधान क्यों कहते हैं, उधार का संविधान क्यों कहते हैं। संविधान के प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए हैं, इसलिए संविधान के प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए। ये सब बातें मालूम होनी चाहिए साथियों, विभिन्न देशों से लिए गए।
ठीक है साथियों, मैं कारण समेत लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। उधार का संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान के प्रावधान विभिन्न देशों से लिए गए। ठीक, एक बात, कुछ लोग इसे कट एंड पेस्ट कहते हैं। कट एंड पेस्ट, यहां से लिया और यहां चिपका दिया, कट एंड पेस्ट भी कहते हैं, बात सही है। एक और आलोचना की जाती है कि ये 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि है, एक्ट की प्रतिलिपि है, प्रतिलिपि है, रिप्लिका है। हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो क्या है कि ये किस कंपनी का है, फला फला कंपनी का है, जबकि मालूम पड़ता है कि फला कंपनी की कोई चीज है जो 20,000 से कम मिलती नहीं है, लेकिन मैं तो 500 रुपये में लेकर आ गया, तो वो क्या होती है? रिप्लिका होती है। तो कट एंड पेस्ट कहा जाता है, 1935 के एक्ट की प्रतिलिपि कहा जाता है। कई बार कुछ लोग भारतीय संविधान को अन इंडियन कहते हैं, अन इंडियन, अभारतीय। ठीक है साथियों, इस प्रकार की आलोचना अक्सर भारत के संविधान के बारे में की जाती है। परितोष जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा, भारत के संविधान सबसे बड़ा संविधान क्यों बनाया गया? परितोष जी, आप थोड़ी देर बाद में 5 मिनट बाद में इस प्रश्न को पूछिएगा, इस पर बात करेंगे। तो कट एंड पेस्ट कहना, उधार का संविधान कहना, 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि कहना, अन इंडियन कहना, ये सब संविधान की आलोचना में आता है साथियों। क्या हमारे संविधान निर्माता इस बात से परिचित नहीं थे? आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा साथियों कि डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं ने, डॉक्टर अंबेडकर ने, ये सब आलोचना की जाती है, लोग कहते हैं ऐसा, कोई एक दो लोग नहीं है, सैकड़ों लोग हैं, हम लोग ही है ऐसा। डॉक्टर अंबेडकर इस आलोचना से बकायदा अवेयर थे, उन्हें इन सब बातों की जानकारी थी। और संविधान सभा में साथियों जब अंतिम बैठक जब चल रही थी, अंतिम दिनों की जब बैठक चल रही थी, सपना जी ये सब हम ही लोग कहते हैं, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं कहा, ये सब हम ही लोग कहते हैं। तो क्या हुआ साथियों कि जब डॉक्टर अंबेडकर को जब बोलने का मौका मिला 25 नवंबर 1949 को, 21 नवंबर, 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, आप 5-6 दिन की जब बहस देखोगे तो उसमें कई सारे लोगों ने भारत के संविधान की आलोचना भी की है, संविधान सभा के सदस्यों ने की है, और इसी प्रकार की आलोचना मिलती है। डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर 1949 को, डेट याद रख लीजिएगा, 1935 के अधिनियम की रिप्लिका, ऋतिक एकदम बात सही कह रहे हैं, उधार का ठेला, ऐसा ऋतिका जी कह रही है, एकदम बात सही है। उधार का संविधान सब लोग कहते हैं, सतीश जी कोई पर्टिकुलर किसी बात पर नहीं है, ठीक है। अन इंडियन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारतीय संविधान में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग देशों से ली गई है, इसलिए अन इंडियन कहा जाता है। ये आलोचना है, हम इसका जवाब दे रहे हैं। ना तो ये अन इंडियन है, ना ये 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि है, ना ये 1935 के अधिनियम की रिप्लिका है, ना ये कट एंड पेस्ट है, और ना ही उधार का संविधान है। ये संविधान है भारत का संविधान। यस, ये संविधान भारत का संविधान है साथियों। ये किसी भी प्रकार की आलोचना में ज्यादा दम नहीं है, इसका हम जवाब देंगे, इसका जवाब देंगे। और डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया है 25 नवंबर 1949, लिख दीजिएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में, लिख दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखवा रहा हूं साथियों, फिर ढूंढते रहोगे आप। संविधान सभा में जो भाषण दिया उसे ग्रामर ऑफ एनार्की, लिख दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखवा रहे हैं आपको। ग्रामर ऑफ एनार्की अलग कलर में लिख रहा हूं साथियों ताकि आपको मालूम पड़ सके। तानाशाही का व्याकरण,
कहा जाता है, तानाशाही का व्याकरण कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये जो आलोचना की जा रही है ना कि भारतीय संविधान, यस पवन कुमार जी बहुत बढ़िया, ग्रामर ऑफ एनार्की। कुछ लोग कहते हैं संविधान चोरी का है, कुछ लोग कहते हैं उधार का है, कुछ लोग कहते हैं कट एंड पेस्ट है, कुछ लोग कहते हैं कि ये रिप्लिका है। तानाशाही भी लिख सकता है और अराजकता भी लिख सकता है। अराजकता इज ए अप्रोप्रिएट वर्ड, अराजकता लिखिएगा, सही कह रहे हैं एक मित्र, अराजकता लिखिएगा, ऐसा पायल कह रही है। अराजकता का व्याकरण शब्द है, ग्रामर ऑफ एनार्की शब्द का प्रयोग किया है। देखिए साथियों, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं इस बात को भली भांति से जानता हूं कि हमने दुनिया के कई सारे देशों के बहुत अच्छे अच्छे प्रावधानों को भारत के संविधान में शामिल किया। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं आगे, क्या कहते हैं, किसी भी देश के अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है। कि लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, किसी भी देश के संविधान, किसी भी देश के संविधान के अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना, अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है। साहित्यिक, थोड़ा सा देख लेना, अब साहित्यिक मैंने फास्ट लिख दिया, साहित्यिक चोरी नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई किसी भी देश से अगर हम अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। हम इतिहास विषय इसलिए तो पढ़ते हैं ताकि इतिहास में जो गलतियां हुई है उन गलतियों को हम दोहराए नहीं, और इतिहास में जो अच्छी बातें हुई है उन्हें हम ग्रहण करें। तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह कहा कि किसी भी देश से अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना किसी भी प्रकार की चोरी नहीं है, किसी भी प्रकार की साहित्यिक चोरी नहीं है, ये तो इतिहास से सीखना है। और एक अच्छे संविधान में क्या विशेषता होनी चाहिए उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है साथियों। एक अच्छे संविधान में क्या विशेषता होनी चाहिए उस पर किसी एक देश का अत्याचार नहीं है। हमने दुनिया भर के देशों के अच्छे संविधानों की अच्छी बातों को ग्रहण किया, इसलिए ये किसी भी प्रकार की ना तो रिप्लिका है, ना चोरी है, ना कट एंड पेस्ट है। भारतीय संविधान में दुनिया के विभिन्न देशों के भली प्रावधानों को ग्रहण किया हो साथियों, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यहाँ के वातावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रहण की गई है। इसलिए ये तो बड़ी समझदारी है। कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और उसको देखकर हम गलती नहीं कर रहे, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है और उसको देखकर हम अगर उससे प्रेरणा लेते तो इसमें चोरी करना कहां है, इसमें नकल करना कहां है साथियों, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। हाँ, मनीष जी, वर्क ऑफ पेचेस भी कहा गया क्योंकि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में ऐसा कहा गया। समय की बर्बादी क्यों कहा ये मुझे मालूम नहीं नरेंद्र जी, समय की बर्बादी क्यों कहा, लोगों ने ऐसा कह दिया कि आपने टाइम पास कर लिया क्योंकि 1935 के अधिनियम को ही ग्रहण करना था तो फिर इतना वक्त क्यों लगाया। अब साथी एक बार एक मित्र प्रश्न पूछ रहे तो फिर है क्या भारत का संविधान। अरे भारत का संविधान पूरी तरह से भारतीय है साथियों, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से भारतीय है। भारतीय इसलिए है कि दुनिया भर के संविधानों की अच्छी बातों को ग्रहण करते हुए हमेशा ये ध्यान रखा है हमने कि क्या भारत में इस प्रकार की परिस्थितियां मौजूद है। हमने ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिया जो भारत की परिस्थितियों से बेमेल हो, इसलिए भारत का संविधान भारत का ही है। तानाशाही नहीं, अराजकता सही शब्द है, अराजकता सही शब्द है, अराजकता का व्याकरण कहा जाता है। यस रोहित जी सही कह रहा है, इतिहास तो पढ़ते ही हम इस वजह से हैं ताकि हमें वहां पर क्या मिले, सीख मिले। और समय की बर्बादी इसलिए कहा कि आपने जब कुछ नया लिया ही नहीं है, 1935 के अधिनियम के ही 60% प्रोविजन एज इट इज ले लिए हैं, तो फिर आपने इतना टाइम पास क्यों किया, ऐसा लोग कह देते हैं। चोरी नहीं है ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। किसी भी देश के संविधान से अच्छे प्रावधानों को ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है, चोरी नहीं है, चोरी नहीं आएगा। राहुल जी एकदम सही कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बात आपको अब समझ में आ गई होगी। भारत के संविधान की आलोचना करने वालों को और संविधान सभा की आलोचना करने वालों को सबको जवाब मिल गया है साथियों। साहित्यिक चोरी नहीं है ऐसा लिखना है आपको।
PS राणा जी कह रहे हैं लोगों का काम ही क्या है, केवल आलोचना करना काम है। तो ये कुछ आलोचना की है, उनमें दम भी नजर आता है, कुछ आलोचना ऐसी है जिसमें साहित्य। जैसे एक बात बताइए, भारत के संविधान सभा जो थी उसमें हिंदुओं का बहुलता थी तो थी, एक जाति की बहुलता थी तो थी, कांग्रेस की बहुलता थी तो थी। ये तथ्य है साथियों, और तथ्यों की आलोचना नहीं की जा सकती है। चूंकि उस समय हिंदू ज्यादा संख्या में थे, अभी भी हैं, तो अपना आप ही उनकी संख्या ज्यादा होगी। चूंकि कांग्रेस उस समय भारत का सबसे बड़ा संगठन था, अम्ब्रेला संगठन था, इसलिए कांग्रेस के अधिकांश सदस्य थे तो थे। तथ्यात्मक चीज होना किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं होती है। साथियों देखिए, एक बात बताइए, मेरा रंग अगर काला है, मेरा रंग अगर काला है और अगर आप मुझे कहते हो कि इनका रंग काला है, तो इसमें आलोचना कहां है? ये तो फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। मेरा अगर एक हाथ नहीं है, मेरी एक अंगुली नहीं है, मेरी एक आंख नहीं है, और आप ये कहते हो कि इनके तो एक आंख नहीं है, तो ये आलोचना नहीं है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है साथियों, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। तो अब इस टॉपिक को हमने खत्म कर ले। ये सर किसने कहा कि साहित्यिक चोरी नहीं है? बलवंत चौधरी जी। बलवंत जी, ये डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं ने कहा था, संविधान सभा की बहस में जवाब देते हुए कहा। ठीक है, चलिए अब भारत का संविधान साथियों, लगभग हमने संविधान सभा के संदर्भ में जो बातें थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं भारत का संविधान स्टार्ट करने से पहले, संविधान के स्रोत स्टार्ट करने से पहले 3 आर्टिकल से आपका परिचय करवाना चाहता हूं, जो भारतीय संविधान की लास्ट आर्टिकल है साथियों। लास्ट आर्टिकल है, उस पर सबसे पहले बात कर रहे हैं। आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जो लास्ट आर्टिकल है उस पर सबसे पहले बात क्यों कर रहे हैं साथियों। इसलिए बात कर रहे हैं, अंतरिम संसद का अस्तित्व तो 13 मई 1952 तक रहा था जटाराम जी। अंतरिम संसद तो 13 मई 1952 तक रही। जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तब उस समय ज्यादा बात क्लियर हो पाएगी। 393, 394 और 395 ये 3 आर्टिकल है जो अंत के आर्टिकल है, लास्ट के आर्टिकल है। लेकिन संविधान पर चर्चा करने से पहले ही इन आर्टिकल से आपका परिचय करवा रहे हैं, और बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है साथियों क्योंकि इसके बिना संविधान समझ में नहीं आएगा आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 393 लिख दीजिएगा। लिखिए, आप बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, कभी आज तक प्रश्न नहीं बना इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी तो यही है। लिखिए जरा, अनुच्छेद 393 में यह उल्लेखित है कि अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 393 में भारतीय संविधान का शीर्षक दिया गया है। भारतीय संविधान का शीर्षक दिया गया है। भारतीय संविधान का शीर्षक दिया गया, ये लिख देना आप, बहुत बढ़िया। इसी में लिखिए, इसके अनुसार भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है। बहुत बढ़िया, भगवती जी ने सही जवाब दिया, अरुण जी ने भी सही जवाब दिया। भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान है। साथियों, कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन जिस तरह से पिछले 5-7 वर्षों से पॉलिटी के प्रश्नों की जो प्रकृति चेंज हुई है, उसके हिसाब से कैसा भी प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिखवाया कि भारतीय संविधान का शीर्षक कहां पर है? अनुच्छेद 393 में है। और वो क्या शीर्षक है? भारत का संविधान। क्या शीर्षक है साथियों? भारत का संविधान शीर्षक है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक तो बात है ये, ठीक, भारत का संविधान। एक मित्र बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, परितोष जी, कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों बनाया गया? साथियों, भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों बनाया गया, इस प्रश्न का मैं जवाब इस तरह से देता हूं कि भारतीय संविधान इतना खूबसूरत कैसे है। हमेशा यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान
दुनिया का सबसे खूबसूरत दस्तावेज है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसमें परितोष जी के प्रश्न का आंसर भी मिल जाएगा। भारत का संविधान इसलिए खूबसूरत है साथियों कि इस देश में जो रहने वाले जो लोग हैं वो कौन लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम्स है, सिख है, ईसाई है, यहाँ पर भारी संख्या में दलित रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं। उन सारे वर्गों, उन सारे जातियों, सारे पंथों, सारे धर्मों को संतुष्ट करता है भारत का संविधान। भारत के संविधान में संसद का उल्लेख है, राष्ट्रपति का उल्लेख है, भारत के संविधान में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राज्य सरकार का उल्लेख है, और भारत का संविधान में तीसरी सरकार, पंचायत राज संस्था और नगर पालिकाओं का भी उल्लेख है। दुनिया के किस संविधान में इतनी सारी बातों का एक साथ उल्लेख है? जब आप सारी वर्गों के, सारे जातियों के, सारे धर्मों के, सारे पंथों के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, उन्हें संतोष प्रदान करते हुए संविधान की रचना करेंगे तो साथियों संविधान तो बड़ा होगा ही, संविधान तो बड़ा होगा ही। इसलिए मैंने ये बात बताई। धर्मेंद्र जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर इसमें प्रश्न क्या बनेगा। धर्मेंद्र जी, इसमें दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक, भारतीय संविधान का जो शीर्षक है वो कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो जवाब दीजिएगा अनुच्छेद 393 में। दूसरा, अनुच्छेद 393 के तहत भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है, संविधान, भारत का संविधान, भारतीय संविधान, इस तरह से विकल्प आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा क्या शीर्षक है, भारत का संविधान है। इसलिए मैंने ये बात साथियों अभी से लिखवा दी है। एक तो बात है ये, ठीक है साथियों। संजू का प्रश्न क्या है, लास्ट सीटिंग 24 जनवरी को हुई तो इलेक्शन कमीशन की स्थापना संविधान सभा की बैठक में नहीं हुई सर। अरे भाई अभी बात करेंगे, अभी आपकी बात करेंगे, संजू के प्रश्न की बात करेंगे। अभी देखिए अनुच्छेद 394 साथियों, अनुच्छेद 394 पर कल मैं चर्चा कर चुका हूं, आज अंतिम बार चर्चा कर रहे हैं साथियों। बहुत ढंग से सुन लेना, इसके बाद हम वापस इस विषय पर चर्चा कर नहीं पाएंगे। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, दो बातें। अनुच्छेद 394 में है क्या, अनुच्छेद 394 में क्या है साथियों, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। अनुच्छेद 394 से दो बातें स्पष्ट होती है साथियों। कौन सी बातें? एक, वे कौन कौन से अनुच्छेद है, बहुत ध्यान से सुनिए, वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो तुरंत लागू होंगे, ये अनुच्छेद 394 से स्पष्ट होता है। वे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो तुरंत लागू होंगे, वो अनुच्छेद 394 से स्पष्ट होता है। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 92, 393 एवं 394। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ये साथियों जो 16 आर्टिकल है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाइयों, बहुत ध्यान से सुन लेना। वो कौन कौन से आर्टिकल है जो तुरंत लागू हो गए, और तुरंत लागू होने का मतलब है 26 नवंबर 1949 को जो अनुच्छेद लागू हुए थे साथियों, उन अनुच्छेदों की जो सूची है वो दे रखी है अनुच्छेद 394 में। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों, इस प्रकार के बड़े अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारे आर्टिकल। अब एक मित्र कह रहे थे अनुच्छेद 324, अरे भाई अनुच्छेद 324 में तो चुनाव आयोग का उल्लेख है, और अनुच्छेद 324 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आ गया था। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद अस्तित्व में आए थे, उन सारे अनुच्छेदों की सूची जिस अनुच्छेद में दे रखी है वो 394 है साथियों। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कल इस विषय पर मैंने बात की, आज हम लास्ट बार बात कर रहे हैं। और साथियों बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि फला तारीख से लागू होंगे, क्या लिखा हुआ है, तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। और वो जो तुरंत प्रभाव है, वो तुरंत प्रभाव वाली तिथि कौन सी है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 साथियों, सॉरी 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949, ये जो डेट है साथियों, ये लिखी भी नहीं है, वहां लिखा तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। और आगे क्या बात लिखी हुई है,
आगे बात लिखी हुई है शेष सभी प्रावधान, इसके अलावा शेष सभी प्रावधान, शेष सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। शेष सभी प्रावधान 26 जनवरी 50 से लागू होंगे। साथियों, ये जो डेट है, ये डेट है अनुच्छेद 394 में लिखी हुई। ऐसे प्रश्न आएंगे मेरे भाइयों, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि एकदम आप क्लियर कर लीजिए। मैं चाह रहा हूं ये डायग्राम ही बना लीजिए, इसमें लिखवाने वाली बात तो है नहीं, अगर लिखना चाहे तो लिख भी दीजिए। चलो लिख ही दो, ऐसा लिखो अनुच्छेद 394 में, ऐसा लिखो अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है, अनुच्छेद 394 में उन अनुच्छेदों का उल्लेख है जो तुरंत प्रभाव से लागू हुए। मैं जैसा कह रहा हूं लिख दीजिए, जो तुरंत प्रभाव से लागू हुए, जो तुरंत प्रभाव से लागू हुए। अर्थात क्लियर कीजिए, अर्थात 26 नवंबर 1949, अर्थात 26 नवंबर 1949 इन 1949, 26 नवंबर 1949 को लागू हुए अनुच्छेदों का उल्लेख, 26 नवंबर 1949 को लागू हुए अनुच्छेदों का उल्लेख, लागू हुए अनुच्छेदों का उल्लेख इस अनुच्छेद में है। लागू हुए अनुच्छेदों का उल्लेख इस अनुच्छेद में है, इस अनुच्छेद में है। ठीक है, इसी में लिखिए, इसी में लिखिए शेष अन्य प्रावधान, शेष अन्य प्रावधान, शेष अन्य प्रावधानों का, शेष अन्य प्रावधानों का 26 जनवरी 1950 से लागू होने, शेष अन्य प्रावधानों का 26 जनवरी 1950 से लागू होने का, 26 जनवरी 1950 से लागू होने का उल्लेख भी, शेष अन्य प्रावधानों का 26 जनवरी 1950 से लागू होने का उल्लेख भी इसी अनुच्छेद में है, इसी अनुच्छेद में है। शेष अन्य सभी प्रावधानों का 26 जनवरी 1950 से लागू होने का उल्लेख भी इसी अनुच्छेद में है। सब बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी साथियों, इस प्रकार का प्रश्न आएगा। भारतीय संविधान के अन्य प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए, ये कहां लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है ही नहीं, या अनुच्छेद 395 में लिखा हुआ है, या अनुच्छेद 394 में लिखा हुआ है? इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे साथियों। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी वाली जो डेट है, उस डेट का उल्लेख कहां पर कर रखा है? अनुच्छेद 394 में कर रखा है। बहुत ढंग से ध्यान रखें इन बातों को साथियों। तो अनुच्छेद 394 क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। ये अंतिम बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम लोग बार बार नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब एक और अनुच्छेद है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं, आपने लिख दिया होगा। एक और अनुच्छेद है जिस पर अपने को बात करनी चाहिए साथियों, और वह है अनुच्छेद 395, आर्टिकल 395। याद कीजिएगा, मैं बार बार जब आपको, देखिए एक बात मैं स्पष्ट कर दूं साथियों, ऐसी कोई भी बात जो नहीं है, जो इररिलेवेंट है। जब भी कोई बात आपको बताई जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। याद कीजिएगा, याद आया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पहले एक बार सुन लीजिएगा, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, बहुत अच्छे ढंग से लिखवा दूंगा साथियों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और याद कीजिएगा भारत शासन अधिनियम 1935। आप कहेंगे सर इनका तो पीछा छूट गया, अब इनको क्यों बार बार बोल रहे हो? अरे बोलना जरूरी है। भारत शासन अधिनियम 1935 साथियों याद करें, बहुत ढंग से याद कीजिएगा साथियों। भारतीय स्वतंत्रता, देखिए अनुच्छेद 394A अभी नहीं लिखवा रहा है ब्रिजेंद्र जी, जो हिंदी में ट्रांसलेशन की जो आज्ञा देता है राष्ट्रपति को, वो अभी नहीं लिखवा रहा है, क्योंकि राजभाषा जब अनुच्छेद 343 से लगाकर अनुच्छेद 348 तक जब पढ़ेंगे तब आपको अनुच्छेद 394A बता देंगे, जो बाद में जोड़ा गया था,
जो राष्ट्रपति को आदेश देता है संविधान का हिंदी में ट्रांसलेशन का। फिलहाल उस पर बात नहीं करनी है साथियों। इन दो अधिनियमों पर मैं अभी बात क्यों कर रहा हूं, याद कीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या लिखा हुआ था, जब तक दोनों देशों की, ध्यान से सुनिए, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना संविधान नहीं बना लेती है, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना संविधान नहीं बना लेती है, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा दोनों देशों की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। बताया था ना, मैंने बताया था ना। अब आया कुछ समझ में? जब तक दोनों देशों की संविधान सभा अपना नया संविधान नहीं बना लेती है, तब तक दोनों देशों की शासन व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित की जाएगी साथियों। अब हमारा संविधान तो बन गया यार, तुम जाओ ना यहां से। हमारा संविधान बन गया तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 395 में क्या लिखा, आज से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1935 को हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, रिपील करते हैं, निश्चित करते हैं। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ये यूं कहना चाह रहा है साथियों। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 अनुच्छेद 395 के द्वारा समाप्त किया गया साथियों। अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा खुद का संविधान आ गया है। तो लिख दीजिए, अच्छा प्रश्न आया है एसएससी में, यह प्रश्न पूछा गया कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को खत्म किया गया। ऐसे प्रश्न आते हैं साथियों, तो लिखिए अनुच्छेद 395। राजेश पुनिया जी, भारत और पाकिस्तान का संविधान सेम है क्या? क्यों भाई, पाकिस्तान और भारत का संविधान सेम कैसे होगा? पाकिस्तान यार इस्लामिक राष्ट्र है, हम पंथ निरपेक्ष देश है। पाकिस्तान में सरकार, पॉपुलर गवर्नमेंट तो 70 में से 50 साल रही नहीं है, मुश्किल से 20 साल तक वहां सरकार है। और हमारे यहाँ पर 70 में से सिर्फ 2.5 या 3 साल के लिए कोई इमरजेंसी का पीरियड आया था। बाकी हमारी तुलना कहाँ पाकिस्तान के साथ करोगे यार। चलिए लिखिए अनुच्छेद 395 लिखिए। इसके तहत अनुच्छेद 395 में लिख दीजिएगा, इसके तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 को, भारत शासन अधिनियम 1935 को निश्चित किया गया। निश्चित समाप्त एक ही बात है, निश्चित किया गया। आप लिख सकते हैं समाप्त किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तथा भारत शासन अधिनियम 1935 को निश्चित किया गया। ऐसे प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे। निश्चित किया गया, समाप्त किया गया। बात समझ में आ गई साथियों? अब एक बात बताइए मुझे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों से पूछ लेना चाहिए। अगर इतना ही समझ में आ गया तो मुझे फिर बताओ, क्या बताओ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ। ठीक है साथियों, आंशिक रूप से, ओके। और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू। और अभी आप मुझे कह रहे हो पूर्ण रूप से लागू हो गया, अभी आप मुझे क्या कह रहे हो कि साहब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त कर दिया, कर दिया। तो मुझे बताओ, हमारी संसद तो 13 मई 1952 को उसकी पहली बैठक हुई। संसद की पहली बैठक कब हुई थी? संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। ठीक है, तो मुझे बताओ, हमारी जो संसद जो है
वो 13 मई 1952 को पहली बार गठित हो रही है, तो साथियों संविधान सभा संसद के रूप में काम करेगी। पढ़ा था हमने, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पढ़ा था। क्या लिखा हुआ था याद कीजिए, मैंने आपको जो 5 पॉइंट लिखवाए थे उसमें जो सेकंड लास्ट जो पॉइंट है, वो सेकंड लास्ट पॉइंट मैंने आपको क्या लिखवाया था? मैंने लिखवाया कि जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नए संविधान के तहत चुनाव नहीं करवा लेती है, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा नए संविधान के तहत चुनाव नहीं करवा लेती है, जब तक दोनों देशों की संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए संविधान के तहत नए चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेगी। ऐसा लिखा हुआ था कि नहीं था? क्या लिखा हुआ था? जब तक दोनों देशों की संविधान सभा द्वारा तैयार किए गए नए संविधान के तहत चुनाव नहीं हो जाते हैं, तब तक दोनों देशों में संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेगी। मनीष जी ऐसा कह रहे हैं, मिर्जापुर वाले। दोनों देशों की संविधान सभा ही संसद के रूप में काम करेंगे। यह प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में था साथियों, और यह स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तो 26 जनवरी 1950 को खत्म हो गया। तो फिर 13 मई 1952 तक संविधान सभा संसद के रूप में कैसे काम करती रही? सवाल यह है मेरा कि जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 26 जनवरी 1950 को खत्म हो गया, तो फिर 13 मई 1952 तक संविधान सभा संसद के रूप में कैसे काम करती रही? साथियों ये बताइए, कैसे काम करती रही? बताओ। यही तो बात है साथियों जो आपको मालूम होनी चाहिए। यही तो बात है जो मालूम होनी चाहिए। साथियों कल मैंने आपके सामने 2 आर्टिकल रखे थे, ये वापस रिपीट नहीं हो पाएंगे। हालांकि रिपीट होने की संभावना है, जब हम राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ेंगे, संसद जब टॉपिक पढ़ेंगे, तब रिपीट होने की संभावना है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 379 जो आज अस्तित्व में नहीं है, आज अस्तित्व में नहीं है साथियों। 379 हमारी संविधान सभा को क्या बना देता है? हमारी संविधान सभा को अंतरिम संसद बना देता है। इंटरिम पार्लियामेंट, काम चलाऊ संसद बना लेता है। और कब तक के लिए बना लेता है साथियों? जब तक कि नए चुनाव के तहत नई संसद नहीं बन जाती है, तब तक हमारी संविधान सभा ही किस रूप में काम करेगी? अंतरिम संसद के रूप में काम करेगी साथियों। ये 379 में लिखा हुआ है। और ये जो आर्टिकल है वो 26 नवंबर 1949 26 ऑफ नवंबर 1949 को अस्तित्व में आ गया। ये जो अनुच्छेद है 26 ऑफ नवंबर 1949 को अस्तित्व में आ गया साथियों। इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा ने अपना काम कंप्लीट कर लिया संविधान के निर्माण का, तो संविधान सभा केवल एक ही काम करेगी अब, अंतरिम संसद के रूप में। तो पूरी तरह से संविधान सभा अंतरिम संसद कब से बन गई? 26 ऑफ नवंबर 1949 से साथियों। क्या मेरी बात को आप लोग समझे? इस प्रकार की बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। बहुत सारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कलर मैं चेंज कर लेता हूं, इसको ब्लैक कर लेता हूं। ये तो केवल समझाने के लिए अलग कलर में कभी कभी बता देते हैं। कलम चेंज कर दिया है दयाराम जी, थोड़ी दया मुझ पर भी कीजिएगा। तो ये लिखवाने वाली बात नहीं थी, इसलिए मैंने समझाने के लिए ऐसा बताया आपको। तो क्या ये बातें याद रहेगी? 379 और 380 को मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया साथियों कि अब अपने मस्तिष्क में हमेशा हमेशा के लिए जम गया। चलो आप पूछ रहे, आप कह रहे हैं तो लिख दो। ऐसा लिखो, 2 बातें लिखो, ताकि नोट डाल के लिख दो, ताकि हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए। लिखो, अनुच्छेद आर्टिकल 379 अनुच्छेद 379 आर्टिकल 379 तथा, एक बार लिखो, जल्दी से लिखो, आर्टिकल 379 तथा अनुच्छेद 380, आर्टिकल 379 तथा आर्टिकल 380, अनुच्छेद 380 तथा 379 तथा 380 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, लागू
हो गए थे। लिखते रहिएगा, 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गए थे। इसी में लिखिए अनुच्छेद 379 379, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 379 के तहत, अनुच्छेद 379 379 के तहत, आर्टिकल 379 के तहत संविधान सभा को, आर्टिकल 379 के तहत संविधान सभा को अंतरिम संसद बना दिया गया। संविधान सभा को अंतरिम संसद, इंटरिम पार्लियामेंट, काम चलाऊ पार्लियामेंट, अंतरिम संसद बना दिया गया। अंतरिम संसद बना दिया गया, इंटरिम पार्लियामेंट बना दिया गया। अर्थात 26 नवंबर 1949 से अर्थात 26 नवंबर 1949 से संविधान सभा, 26 नवंबर 1949 से संविधान सभा केवल अंतरिम संसद के रूप में ही कार्य करने लगी। अर्थात 26 नवंबर 1949 से संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में ही कार्य करने लगी। पहले दोनों काम साथ साथ में कर रही थी, लेकिन अब केवल किस रूप में काम करेगी? अंतरिम संसद के रूप में ही कार्य करने लगी। ठीक है, ये बातें मालूम होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न पूछते हैं और बड़े अच्छे प्रश्न, जिस लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभिनव कुमार जी क्या कह रहे हैं? सर ये अनुच्छेद स्वतः ही निरसित कैसे हो गए? कैसे हो गए मतलब ऐसे हो गए? अरे जब लिखा कि संविधान जब पूरी तरह से लागू होगा उस दिन से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और अन्य जो है वो निरसित हो जाएंगे। और ये क्या लिखा? अच्छा, अभिनव कुमार जी कह रहे हैं ये अनुच्छेद कैसे निरसित हो गए, ऐसा कह रहे हैं क्या? भारतीय संविधान में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे थे साथियों जो टाइम बिंग थे, कुछ समय के लिए थे। वो समय जैसे आया वो अपना आप कंप्लीट हो गए, वो अपना आप ही समाप्त हो गए। जैसे आर्टिकल 379 आपको समाप्त करने की जरूरत ही नहीं है। जब कह दिया कोई एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, सुनना जरा ध्यान से। इस व्यक्ति का जन्म उदाहरण के तौर पर 3 अप्रैल 2021 को हुआ और उस व्यक्ति को भगवान ने क्या किया? कहा कि तुम 30 अप्रैल 2021 तक के लिए हो। क्या कहा? तुम 30 अप्रैल 2021 तक के लिए हो। अब आप मुझसे 10 मई को यह कहते हो, 10 मई 2021 को मुझे यह कहते हो कि सर वो व्यक्ति गायब कैसे हो गया, वो व्यक्ति कहां गया? तो मैंने कहता हूं वो व्यक्ति मर गया। तो आप मुझे कहेंगे सर किसने मारा? अपना आप कैसे मर गया? अरे अपना आप क्या मरा? जब भगवान ने उस व्यक्ति को भेजा तो सांसें उसकी काउंट करके भेजी कि तुम 3 अप्रैल से सांसें लेना शुरू करोगे और 30 अप्रैल 2021 तक सांसें लोगे। 30 अप्रैल 2021 की रात की जैसे 12 बजेगी तुम्हारी सांसें बंद हो जाएगी, अपना आप ही खत्म। अब आप मुझे 10 मई को कह रहे सर ऐसे कैसे हो गया, किसने मारा, गायब कैसे हो गया? अरे गायब क्या, जितनी चाबी भरी राम ने उतने चले खिलौना। तो 379 380 आर्टिकल की चाबी उतनी ही भरी गई थी। वो एक टाइम बिंग के लिए थे, एक समय के लिए थे कि उस समय के बाद में ये अनुच्छेद क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय हो जाएंगे साथियों, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। हाँ, कितना जबरदस्त जवाब दिया सुनीता यादव जी को। रोकिएगा जरा, सुनीता यादव जी ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। सुनीता यादव जी नहीं, सॉरी, प्रज्वल सिंह ने जबरदस्त जवाब दिया कि आरक्षण भी तो 10 साल के लिए था। यस साथियों, 26 जनवरी 1950 को जब आरक्षण लागू हुआ था, कौन सा आरक्षण? राजनीतिक आरक्षण। उसमें भी तो क्या लिखा हुआ था? 10 साल। अगर 10 साल से पहले हम संविधान में संशोधन नहीं करते तो वो आरक्षण अपना आप ही क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। क्या एंग्लो इंडियन का आरक्षण लोकसभा में जो था वो समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? अपना आप ही समाप्त हो गया, समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। यस, अपना आप ही समाप्त हो गए, ये मैं कहना चाहता हूं। सावा डूडी जी एकदम सही कह रहे हैं, 379 और 380 अपना आप ही क्या हो गए?
समाप्त हो गए। ठीक, राइट। अब हेडिंग डाल दीजिए, नो क्वेश्चन प्लीज। संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के स्रोत। निरसन का अर्थ अनूप जी समाप्त होना होता है, रिपील होना होता है। निरसन का मतलब समाप्त होना। ठीक, संविधान के स्रोत। चलिए, इसमें क्या करना है साथियों, एक तरफ हम देश का नाम लिखेंगे, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान लिखेंगे, लेकिन बातें ध्यान रखना। अनुच्छेद 380 भी लिखना है क्या? चलो लिख दो। अनुच्छेद 380 तो वैसे भी राष्ट्रपति टॉपिक जब पढ़ेंगे तब लिखेंगे, फिर भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। अनुच्छेद 380 लिखिए जरा। अनुच्छेद 380 में, अनुच्छेद 380 में ये उल्लेखित था कि, था लिखना क्योंकि अब समाप्त हो गया। अनुच्छेद 380 में ये उल्लेखित था कि, ये उल्लेखित था कि, ये उल्लेखित था कि संविधान सभा द्वारा, ये उल्लेखित था कि संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। ये जो लिखा है ना संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, इसको आप क्या करिए, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए, क्योंकि मुझे डर है कभी यहां से प्रश्न बनेगा, कभी यहां से प्रश्न बनेगा। संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, ऐसा लिख दीजिए। संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 380 में यह उल्लेखित था कि संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति होगा। ठीक, इसी में लिख दीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसी में लिखिए, इसी में लिखिए 26 जनवरी 1950 को इसी अनुच्छेद के आधार पर, 26 जनवरी 1950 को इसी अनुच्छेद के आधार पर जनवरी 1950 को इसी अनुच्छेद के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था, पद ग्रहण किया था, पद ग्रहण किया था। 26 जनवरी 1950 को इसी अनुच्छेद के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था। ठीक है, यह बात मैंने कल भी कही थी कि अनुच्छेद 380 में ना तो काम चलाओ राष्ट्रपति का उल्लेख है। चलो एक बात और सुनी लीजिए यार, फिर आप कहेंगे काम चलाओ राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, क्या पता कैसा प्रश्न आ जाए। अंतरिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इतना बड़ा क्रॉस लगाया है, इतना बड़ा क्रॉस लगाया। ना तो काम चलो राष्ट्रपति, ना तो कार्यवाहक राष्ट्रपति, ना अंतरिम राष्ट्रपति, ना राष्ट्रपति। क्या लिखा हुआ है? संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आर्टिकल 380। ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा साथियों, जब सवाल आएगा तब झटका लगेगा, तब झटका लगेगा। ना तो काम चलो राष्ट्रपति है, ना कार्यवाहक है, ना अंतरिम है, ना राष्ट्रपति है। ये अनूप पांडे जी अभी भी आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है क्या? कैसे काम चलेगा? धवल पाटीदार जी 4 ऑप्शन दे रहे हैं क्या? भाई कितना समझाएंगे, कितना समझाएंगे, कितना समझाएंगे, समझ में नहीं आया। चारों ही शब्दों का उल्लेख नहीं है, चारों ही शब्दों का उल्लेख नहीं है मेरे भाई।
चारों ही शब्दों का उल्लेख नहीं। अभी बताया था अनुच्छेद 380 में क्या लिखा है, संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। द अप्रोप्रिएट एंड द एग्जैक्ट आंसर इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया हुआ है मेरे भाइयों। दो दिन से मेहनत कर रहे हैं, दो दिन से ये बात बता रहे हैं, फिर भी अभी भेजे में नहीं आ रही। थोड़ा सा बादाम खाइए मेरे भाई। दिनेश देवासी जी क्या कह रहे हैं, अंतरिम का अर्थ क्या है? अभी भी अंतरिम पूछ रहे हैं यार। अंतरिम का मतलब कितनी बार, आज ही बताया 3 बार, काम चलाऊ, इंटरिम। कभी कभी अंतरिम राहत चाहिए ना, इंटरिम रिलीफ। अरे भाई थोड़ा सोचे अपने बारे में, थोड़ा सोचे। हाँ, ये जवाब हुआ ना, बॉनी यादव जी ने कहा कि इसमें से कोई नहीं है, ये जवाब है सही। हरिप्रसाद जी बहादुर, हरिप्रसाद जी भी कह रहे हैं कोई नहीं, वेरी नाइस, ये बात सही है। रेखा सिरवी जी कह रहे हैं संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति। राहुल जी कह रहे हैं अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। साथियों इस तरह से पढ़ना पड़ेगा यार। सुरजन जी समझ में आ रहा है, वेरी नाइस। तो साथियों मेरा कहने का मतलब है, अगर आप इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। सही शब्द है, देव थोरी जी जैसा कह रहे हैं, संविधान सभा द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति, जो चारों ही ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया, नन ऑफ दीज, ऐसा कह रहे हैं हमारे एक मित्र चंचल सिंह जी। बहुत बढ़िया, ये ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हेडिंग डालो, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत। पहला प्रश्न दिखाई देगा साथियों, पहला प्रश्न अच्छा हो सकता है, और वो प्रश्न क्या होगा कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के भारत शासन अधिनियम का दिखाई देता है। तो क्या लिखेंगे? पहली बात लिख दीजिए, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव, सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। भारत शासन अधिनियम 1935 का है, 1935 का है। ठीक है, ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया जवाब दिया, सचिन जी ने सही जवाब दिया, मनीष जी ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्यों? जवाब आना चाहिए ना, कथन और कारण में ऐसे प्रश्न आएंगे। भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपा, रिप्लिका क्यों कहा जाता है? जवाब तो आना चाहिए ना। तो भारत के संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि, लिख दीजिए, लिखिए लिखिए, क्योंकि संविधान के लगभग, क्योंकि संविधान के लगभग 60% प्रावधान, संविधान के लगभग 60% प्रावधान, 60% प्रावधान, 60% प्रावधान इसी अधिनियम से लिए गए हैं, इसी अधिनियम से लिए गए हैं, इसी अधिनियम से लिए गए। ठीक है, सामा डूडी जी कह रहे हैं 60%। यह साथियों आपको जानकर ताजुब होगा कि 60% प्रावधान लिए ही नहीं गए, बल्कि शब्दशः पूरे के पूरे शब्द समेत वहां से उठा लिए गए 1935 के अधिनियम से। इसलिए सर्वाधिक प्रभाव इस अधिनियम का दिखाई देता है। एकदम बात सही है बलवंत चौधरी साहब। इसके अलावा रजत सिंह जी एकदम सही है, सांवर जो कह रहे हैं बात सही है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखना, संविधान के स्रोत विषय पढ़ने से पहले ये बात ध्यान होनी चाहिए। अब मैं एक तरफ देश लिखता हूं साथियों। सबसे ज्यादा अगर किसी देश के संविधान का प्रभाव हम पर दिखाई देता है तो वो संविधान है साथियों इंग्लैंड का। बड़ा अजीब सी स्थिति है, बड़ी अजीब सी स्थिति है कि जिस देश का संविधान अलिखित है, जिस देश का संविधान अलिखित है, उस संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे भारत के संविधान पर दिखाई देता है। अगर देश की बात की जाए तो इंग्लैंड होगा, और कोई एक्ट और कानून की बात की जाए तो ऐसी स्थिति में 1935 का भारत शासन अधिनियम होगा साथियों, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक,
प्रदीप कुमार जी यादव कह रहे हैं कि सर जब 1935 के अधिनियम के 60% प्रोविजन जब लिए गए तो फिर इतना टाइम क्यों लगा? अरे कितना टाइम लगा प्रदीप जी, मुझे बताओ ना। 3 वर्षों में भारत का संविधान तैयार हुआ है। देश की जनसंख्या लगभग 30 करोड़ के करीब थी उस समय की बात कर रहा हूं मैं, जब संविधान बना लिया था। हालांकि जब भारत और पाकिस्तान जब साथ में थे तब तो 40 करोड़ थी, लेकिन जब पाकिस्तान चला गया तो 30 करोड़ की जनसंख्या तो थी। आप सोचिए कि 30 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें हमारे दलित भाई भी है, हिंदू भी है, मुस्लिम्स भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, अलग अलग जातियों वाला यह देश, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र वाला यह देश, इन सब लोगों की भावनाओं को, सारे लोगों की अपेक्षाओं को संतुष्ट करके एक किताब में लिखना कोई मुश्किल, आसान काम थोड़ी था। कितना मुश्किल रहा होगा, संविधान निर्माताओं को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। आप और हम सब मिलकर आज संविधान की आलोचना कर सकते हैं एसी रूम में बैठकर, लेकिन साथियों जरा सोचिएगा, जब संविधान का निर्माण जब किया गया तो किन परिस्थितियों में क्या होगा। बाहर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तलवारें चल रही थी, हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ रहे थे, दलित अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग कर रहे थे, देशी रियासतें हमको आंखें दिखा रही थी, जनजातीय क्षेत्र वाले कह रहे थे कि हमारी विशेष संस्कृति है, हम इस प्रकार के भारत में नहीं मिलना चाहते। उन परिस्थितियों में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के संविधान का निर्माण कर लिया। साथियों ये तो देवदूत की तरह ही है। आप कह रहे हैं कि ये 1935 के अधिनियम, अरे भाई 1935 के अधिनियम के जो प्रोविजंस जब लिए जा रहे थे तब भी तो आपको जस्टिफाइड करना पड़ेगा ना कि अंग्रेजों ने भली बनाया है 1935 का अधिनियम, लेकिन वर्तमान समय में देश की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कौन कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं जो अनुकूल रहेंगे। तो हमें एक एक प्रोविजन पर, एक एक प्रोविजन तो बहुत दूर की बात, एक एक शब्द पर, एक एक अक्षर पर, एक एक बिंदी पर घंटों घंटों संविधान सभा में बहस हुई है साथियों, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। अरुण यादव जी कह रहे हैं 1935 का अधिनियम बनाया किसने? 1935 का अधिनियम नो डाउट अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन उससे पहले 1930, 1931 और 1932 के गोलमेज सम्मेलन में कई भारतीय समूह उनसे चर्चा कर चुके थे, तो भारतीयों का रोल था उसमें, और डॉक्टर अंबेडकर की तो बड़ी भूमिका थी। ठीक है, तो इंग्लैंड से हमने क्या क्या लिया साथियों, लिख लीजिए। संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक, फिर लिखिए विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। ठीक, फिर लिखिए विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। फिर लिखिए सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। एक्चुअली में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो सब हमने इंग्लैंड से ही लिया है साथियों, ये बातें आप सब ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि इंग्लैंड में भी एक प्रकार की नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने इंग्लैंड से लिया, एकल नागरिकता। और हमारा जो लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है, यस यस यस, एकल नागरिकता मैंने लिख दिया, चिंता मत कीजिए। लोकसभा में जो अध्यक्ष का पद है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का पद, ये सारी बातें जो है साथियों हमने इंग्लैंड से ली है। संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब एक प्रकार की नागरिकता। ये मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने कुछ रखी है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। डाइसी देवेंद्र जी इंग्लैंड के थे, चिंता मत कीजिएगा। विधायी प्रक्रिया मैंने लिख दिया है, विधि का शासन लिख दिया है, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तो इंग्लैंड आपने लिख दिया सारी बातें, ये मैं हट जाता हूं, आप कहे तो पानी पी लेता हूं। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, लोकेंद्र जी प्रश्न पूछ रहे, आने दीजिए ना। जब हम लोग पार्लियामेंट की बात करेंगे तब सामूहिक उत्तरदायित्व पे बात करेंगे। सामुदायिक उत्तरदायित्व का मतलब एक साथ तैरना, एक साथ डूबना। एक मंत्री ने कुछ किया है तो सबका उत्तरदायित्व, दैट इज सामूहिक उत्तरदायित्व। आगे बात करेंगे, राइट। इंग्लैंड सब लिख दिया आपने, आगे बात करें। अमेरिका, यूएसए,
अमेरिका से हमने खूब सारी चीजें ली है साथियों। सबसे बड़ी बात, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। शासन व्यवस्था के तीनों अंग अलग अलग होंगे, ये हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, समझेंगे आगे आगे समझेंगे। शक्तियों का पृथक्करण के अलावा हमने इंग्लैंड अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 जो आधार बनता है वो न्यायिक पुनरावलोकन हमने यहीं से लिया है। मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो है वो हमने इंग्लैंड से ही लिया, अमेरिका से ही लिया है। हमारी न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, न्यायपालिका को स्वतंत्रता, वो हमने यहीं से लिया है। ठीक है, महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी हमने यहीं से ली है। महाअभियोग की प्रक्रिया बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे साथियों, ये सब नोट डाउन कर दीजिएगा, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। महाअभियोग की प्रक्रिया। प्रदीप कुमार जी कह रहे सर अंग्रेज इतने तेज क्यों होते हैं? प्रदीप जी बस अच्छा प्रश्न पूछा, मेरा मन का प्रश्न पूछ लिया आपने। हालांकि मैं जवाब दूंगा तो ज्यादा समय लग जाएगा, पर मैं 30 सेकंड में आपका जवाब दे देता हूं। तेज क्यों होते हैं इसका जवाब है, हम में और उनमें एक ही फर्क है, वो राष्ट्र के प्रति बड़े जबरदस्त वफादार होते हैं। उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी होती है, वे सही मायने में नागरिक होते हैं। हम लोग भीड़ है, हम लोग राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, हम में राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। हमें राष्ट्रीयता की भावना कभी कभार आती है, उबाल आता है हम पर। हमारे यहां राष्ट्रीयता की भावना मशान या बैराग है। हमारे यहां पर राष्ट्रवाद पढ़ाया नहीं जाता, हम नागरिक नहीं बन पाए हैं, हम देश के साथ धोखा कर लेते हैं। हम अपनी जाति, अपने धर्म, अपने पंथ, अपने एरिया, अपनी भाषा, अपने वर्ग से ऊपर उठ नहीं पाते। वे लोग सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, वे लोग नागरिक हैं, इसलिए वे लोग हमसे तेज हैं। वे लोग इसलिए विकसित हो पाए और हम लोग अभी भी विकास की प्रक्रिया में हैं, क्योंकि हम नागरिक नहीं बन पाए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। महाअभियोग की प्रक्रिया भी हमने यूएसए यानी अमेरिका से ली है साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छी बात पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इवन एक PIL लोकहितवाद PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका, जैसे भारत का जो राष्ट्रपति है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 जब हम लोग पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति है तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। हाँ, मैं साइड में हो रहा हूं, मैं साइड में हूं, एकदम साइड में हूं। तीनों सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है वो कॉन्सेप्ट भी हमने अमेरिका से लिया। तो लिख दीजिए, राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना, तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना। हट रहा हूं, चिंता मत कीजिए। तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होना, ये भी हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है साथियों। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो बातें और है, दो क्या तीन बातें भी लिखवा सकते हैं। एक अभी आपने लिखा था साथियों, विधि का शासन। ये क्या होता है? जब अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे तब हम डिटेल में बात करेंगे साथियों। एक होता है विधि का सम्मान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अभी आपको केवल लिखना है, तो मैं समझाऊंगा, बाद में समझेंगे, जब टॉपिक आएगा तब समझेंगे। तो आगे बढ़ते सकते हैं। विधि का सम्मान संरक्षण, यूएसए से विधि का सम्मान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये होता क्या है अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन चिंता मत कीजिएगा। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 14 और द फंडामेंटल राइट्स, देन हम देखेंगे कि विधि का सम्मान संरक्षण और विधि का शासन में फर्क क्या है। आप चिंता मत कीजिएगा। विधि का सम्मान संरक्षण और प्रस्तावना जो है हमारी भारतीय संविधान की, इसकी जो शब्दावली है, इसकी जो भाषा है, वो हमने अमेरिका से ली है। तो प्रस्तावना की शब्दावली हमने कहां से ली है? यूएसए से ली है। जिस प्रकार से भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक इसी प्रकार से वहां पर भी इसी प्रकार का सिस्टम है। उपराष्ट्रपति का पद, ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट,
भारत में जिस तरह से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ठीक उसी प्रकार से अमेरिका में यही सिस्टम है, उपराष्ट्रपति का पद। तो मोटे मोटे तौर पर ये सारी बातें हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। मैं हट गया हूं, आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुभम क्या कह रहे हैं? सर आपको हमारी भावना का कैसे पता चल जाता है? अरे भाई आपकी वजह से हम हैं शुभम। आप अगर नहीं हैं, अगर इतना स्नेह नहीं देते, प्रेम नहीं देते, तो हमारी क्या अस्तित्व है, हमारा क्या औकात है? तो इसलिए आपकी भावनाओं को अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो कैसे जी पाएंगे? आप तो हमारी सांसें हैं यार, आप हमारी सांसें हैं, आप हमको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, चलिए 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 चलिए, कनाडा। तीसरा लिखिए कनाडा। कनाडा, और कनाडा के आगे डैश करके क्या लिखेंगे? शब्दावली और विचार एक ही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कनाडा से केंद्र राज्य संबंध कहिए, केंद्र राज्य संबंध कहिए, या फिर संघीय ढांचा कहिए, एक ही बात है। संघीय ढांचा कहिए, एक ही बात है। ये हमने कनाडा से लिया है साथियों। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से नहीं, प्रस्तावना की जो भावना है वो के.आर. पूनिया साहब हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। प्रस्तावना की शब्दावली जो है हमने अमेरिका से ही ली है। तो केंद्र राज्य संबंध कहिए, संघीय ढांचा कहिए, ये एक ही बात है। अरे प्रस्तावना की भावना ली गई है पूनिया साहब, चिंता मत कीजिए। तो केंद्र राज्य संबंध कह दीजिए, संघीय ढांचा कह दीजिए, ये सब हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिए हैं। आगे आपको बताएंगे साथियों, जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 248 पढ़ेंगे तब एक शब्द आएगा अवशिष्ट विषय, रेजिडुअरी पावर्स। याद कीजिए 1935 के अधिनियम में भी हमने इस शब्द से परिचय लिया था। तो ये अवशिष्ट विषय जो है ये भी हमने कनाडा से लिए है। ठीक है, अब आप मुझे ये मत कह देना कि 1935 के अधिनियम से लिए। अरे भाई 1935 का अधिनियम भी तो किसी को देखकर बना है। हाँ, यहां से टपकेगा क्वेश्चन, रमेश जी क्वेश्चन टपकेगा। आपसे कुछ प्रावधान लिख देंगे और देश लिख देंगे और आपको कहेंगे मैच कीजिएगा। तो अवशिष्ट विषय हमने कनाडा से लिए। और भारत में हर राज्य में राज्यपाल होता है। ये राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो राज्यपालों की केंद्र सरकार के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है, ये सिस्टम भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो ये थोड़ा सा लिख दीजिएगा, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये जो सिस्टम है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये जो सिस्टम है साथियों, ये सिस्टम हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया। अरे प्रस्तावना की भाषा, रुक जाइए यार, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति के.आर. पूनिया साहब, मैंने जवाब दे दिया है, कनाडा से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो बार बार मित्र पूछ रहे हैं प्रस्तावना प्रस्तावना प्रस्तावना, क्यों चिंता कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया? पहली बात, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है इसमें एक सूची होती है, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या ली है? समवर्ती सूची। दूसरा साथियों, जो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है, प्रस्तावना का जो दर्शन है, प्रस्तावना की जो भावना है, भावना कह दीजिए, दर्शन कह दीजिए, ये सब हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जो मित्र बार बार कह रहे हैं तो उनका मैंने जवाब दे दिया साथियों। प्रस्तावना की जो भावना है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। और भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद 108 पढ़ेंगे, जब आपको बताएंगे लोकसभा और राज्यसभा कुछ मामलों में संयुक्त रूप से बैठ सकती है, तो ये जो संयुक्त बैठक लिखिएगा, सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रस्तावना की अवधारणा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ऐसा बिट्टू कुमार जी कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत
नहीं है। और साथियों, भारत का जो राष्ट्रपति, यस 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 यस, मनीषा कंवर जी ने लिख भी दिया, क्या बात है। भारत का जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो एडवाइस लेता है, ये सिस्टम भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो लिख दीजिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह वाला, यार थोड़ा ये देखना पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय की सलाह वाली जो बात है वो कनाडा से ली गई है। एक सेकेंड, उच्चतम न्यायालय की सलाह वाला जो बात है, थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा, मैं यहाँ आता हूँ वापस। कन्नड़ा में जो लिखा ना, इस कन्नड़ा में एक बात और लिखिए। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे आप, ऐसा लिखिए, उच्चतम न्यायालय द्वारा नहीं सॉरी, राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह, ऐसा लिख दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह लेना। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह, ये कन्नड़ा में लिख दीजिए आप। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह, क्या बात है, कन्नड़ा, वेरी नाइस। ठीक है, ओके। संयुक्त बैठक, हाँ, संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, बात करेंगे साथियों। संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। ये कन्नड़ा से एक बात और जोड़नी थी, मैं भूल गया था। हाँ, मैंने करेक्शन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, इससे पहले ही समझ में आ गया। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कन्नड़ा से लिया। हाँ, कन्नड़ा से जो भारतीय संविधान का वर्तमान समय का जो अनुच्छेद है 143, उसमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कन्नड़ा से ही लिया है। ठीक है, तो कन्नड़ा वाली बात में लिख दिया ये, ओके। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक बात और लिख दीजिए, ये राज्यों के बीच में इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं, राज्यों के बीच में जो व्यापार होता है आपस में, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो अंतर्राज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट, इंटर थोड़ा शब्द देख लेना कैसे लिखते हैं, मैंने तो ऐसा लिखा है, अंतर्राज्यीय व्यापार, इंटर स्टेट ट्रेड कहते हैं। अंतर्राज्यीय, राज्यों के बीच में आपस में जो व्यापार होता है, अंतर्राज्यीय व्यापार, गुजरात से राजस्थान का, यूपी का, बिहार से, बिहार का छत्तीसगढ़ से, इस तरह से इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, ओम प्रकाश जी भायल साहब, प्रश्न तो लाइए। प्रश्न कौन सा है आपका? प्रश्न होगा ढंग का तो जवाब देंगे, चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, ओके, ऑस्ट्रेलिया लिख दिया साथियों। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सोवियत संघ से हमने एक बात ली है, आप सब जानते हैं, सोवियत संघ, यूएसएसआर, इससे हमने एक बात, ये तो खूब सारी बातें हो सकती है, खूब सारे संविधान के अनुच्छेद 1 से लगाकर जितने भी जो प्रोविजन है किसी न किसी देश से लिए गए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोटे मोटे रूप में सोवियत संघ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूल कर्तव्य लिए हैं साथियों। ये बहुत सिंपल सी बात है, जीएसटी का तो कॉन्सेप्ट अब आया है, हम संविधान जब लागू हुआ उस समय की बात कर रहे हैं साथियों, तो ये भी आप लिख देना। तो सोवियत संघ के बाद में अब अपने को बात करनी है साथियों आयरलैंड। आयरलैंड से बहुत फेमस बात ली गई है, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए हैं, एक बात आपको यह ध्यान रखनी है। और दूसरा, राज्यसभा जो है हमारी, उसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, वो साथियों हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था, राज्यसभा में मनोनयन की व्यवस्था, मनोनयन की व्यवस्था, ये सब चिंता मत कीजिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इसी प्रकार से राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है, एकल संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान प्रणाली, उस पर बात करेंगे होती क्या है। ये जो राष्ट्रपति की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भी हमने कहां से लिए, आयरलैंड से लिए। तो क्या लिखेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। ये एक मेरे मित्र बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, सर राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। अरे भाई, राष्ट्रपति की संवैधानिक जो स्थिति है वो हमने इंग्लैंड से ली है, क्योंकि हमने संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से ली है। तो संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड से जब ली है तो राष्ट्रपति की पोजीशन तो अपना आप ही नाम मात्र की हो गई है, संवैधानिक प्रमुख की हो गई है। तो वो सिस्टम भी कहाँ से हो गया, इंग्लैंड से हो गया।
ओम प्रकाश जी भायल साहब, कहाँ है प्रश्न, मुझे दिख नहीं रहा है अभी, दिखता तो मैं पूरा बताता। हाँ, रंजानी जी कह रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट हमने वहीं से लिया है, एकदम बात सही है। देवेंद्र प्रसाद जी आर्टिकल बता रहे हैं कि अनुच्छेद 55 में इस प्रक्रिया का उल्लेख है, एकदम बात सही है साथियों। अब हम पहुंचते हैं, धीरे धीरे पहुंच जाते हैं जर्मनी में। जर्मनी से हमने एक बात ली है, वो है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जो इमरजेंसी प्रोविजंस है साथियों, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल में मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल में मौलिक अधिकारों के निलंबन की ये जो व्यवस्था है वो हमने साथियों कहां से ली है? आयरलैंड से ली है। मैं साइड में हो गया हूं, आप आराम से देख लीजिए। बॉबी जी क्या कह रहे हैं? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, भावना विचार अमेरिका से लिया है। ठीक है, अगर इस प्रकार की कोई बात है तो देख लेंगे, अगर बार बार आप कह रहे हैं। हरपत जी कह रहे हैं अवशिष्ट विषय क्या होता है? हरपत जी आपके प्रश्न का आंसर इसलिए नहीं देंगे। हरपल जी फौजदार साहब, आप एक बार 1935 का अधिनियम देख लीजिएगा, जब हम लोगों ने पढ़ा था उस समय आपको बहुत ढंग से बताया था कि अवशिष्ट विषय क्या होते हैं। फिर भी आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने क्लासेस देखी नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा हरफल जी? हाँ, मौलिक अधिकारों का निलंबन, एकदम बात सही कह रहे हैं। अब चलते हैं दक्षिण अफ्रीका साथियों। दक्षिण अफ्रीका, एक तो साथियों अभी आपने लिखा था कि राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो सिस्टम हमने आयरलैंड से लिया, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस तरह से होता है वो सिस्टम हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, साइड में ही हूं, चिंता मत कीजिएगा, आप साइड में हूं एकदम। और क्या लिया हमने दक्षिण अफ्रीका से, आप अच्छी तरह से जानते हैं साथियों क्या, और वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये हमने कहां से ली है साथियों? ये हमने लिया है दक्षिणी अफ्रीका से। रतन सिंह जी कह रहे हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन तो हमने अमेरिका से लिया। रतन जी, अभी राष्ट्रपति के चुनाव हुए अमेरिका में, आपने देखा वो किस पद्धति से चुनाव हुए हैं? जॉर्ज बुश साहब के साथ क्या दिक्कत थी, पढ़ा आपने? सुमन चारण साहब क्या करिए, संविधान सभा में सभी बुद्धिमान लोग थे तो हमने स्रोत दूसरे देशों से क्यों लिए? सोन भी तो बना सकते थे। सुमन जी के इस प्रश्न को रोकेगा जरा। सुमन जी, इतिहास विषय पढ़ने की आवश्यकता ही कहाँ है हमको? जब इतिहास विषय क्यों पढ़ते हैं? अगर आपको इसका जवाब पता है तो मेरे हिसाब से सुमन जी इस प्रश्न का भी आंसर पता है। ये आप जो कह रहे हैं ना कि हमने अलग अलग देशों से, अरे अलग अलग देशों से लेने का क्या मतलब है? इन देशों में इस प्रकार की व्यवस्था प्रचलित थी तो हमको लगा कि ये हमारे यहाँ पर भी लागू कर दीजिए, हमने लागू किया ना। आप सुमन जी एक बात बताइए, जैसे हमारे यहाँ पर थर्ड गवर्नमेंट के रूप में हम लोगों ने पंचायत राज संस्थाएं और नगर पालिका स्थापित कर रखी, ये हमारा खुद का है, हमने किसी से नहीं लिया। तो हमने अपनी परिस्थितियों को देखा है, जिन लोगों के संविधान पहले लागू हो गए उसको हमने देखा, उनका सिस्टम ठीक है, उसको अडॉप्ट करने में दिक्कत क्या है? सुमन जी बताइए, मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया आ गई, अब और आगे बढ़े। एक आध देश और भी तो है, कौन है? जापान बच गया है, जापान से भी तो हमने कुछ लिया है। तो साथियों, जापान से हमने क्या लिया? भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? ये अनुच्छेद 21 जब बताएंगे साथियों तो आपको पक्का बताएंगे इस बार, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और भूल गए कौन सा देश? और वो देश कौन सा है? फ्रांस से क्या लिया? फ्रांस से पहली बात गणतंत्र शब्द लिया।
ये प्रस्तावना में जो लिखा हो ना, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये जो शब्द है हमने फ्रांस से लिया है साथियों। तो चूंकि वो लोग आजाद हो गए पहले, चूंकि वो लोग पहले संविधान बना लिए, तो उनसे हमने सीखा है। इसमें कोई चोरी करना थोड़ी है यार, बात को समझ रहे हैं। तो फ्रांस से हमने गणतंत्र लिया, और फ्रांस की क्रांति के नारा है स्वतंत्रता, बंधुत्व। ये जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना आपको दिखाई देता है, वो हमने सब कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, फ्रैटर्निटी, ये सब हमने फ्रांस से लिए। कुछ मोटी मोटी बातें साथियों मैंने आपके सामने रखी है, कुछ बातें और भी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि संविधान का एक एक प्रावधान किसी न किसी देश से तो प्रभावित है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है साथियों। तो आज हमने भारतीय संविधान के स्रोत पढ़ लिए। कल अपनी क्लास है नहीं, कल संडे है, कल आप लोगों के लिए टेस्ट है, और मंडे को जब साथियों आपसे वापस मुलाकात होगी, तब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, उन अनुसूचियों पर चर्चा करना चाहेंगे हम लोग मंडे की क्लास में। तो आज के लिए इतना काफी। थैंक यू वेरी मच एंड विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।